सो इस सेशन में हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज which constitute the remaining segment of five different heads of income that we have. So first being salary, then business and profession, then house property and capital gains. So all remaining incomes which do not fall into the first four heads of income, they go under the head of income from other sources, and it includes all types of casual incomes as we have talked, like tips being received by a waiter or a taxi driver who is not an employer, just like a gift made by a patient to a doctor on a gesture basis, and then any income which is received which could be from undisclosed sources, any income which has of any other person which is to be included in the income of an individual, for example clubbing and so on, then any material which was written by a person who is not a journalist and he is earning from that material specifically, कोई एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया से बाहर है तो उससे जो इनकम हो रही है वो सारी की सारी इनकम्स मानी जाती हैं इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इसमें बेसिकली हम इन चार सेगमेंट्स की बात करेंगे। जैसे हमने बोला सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 में जनरल इनकम्स से डील करते हैं, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 स्पेसिफाइड इनकम्स, section 57 deals with expenses or deductions to be made, and then also provisions of TDS that are part of overall segment of this framework. So सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 की जनरल इनकम्स, बेसिकली इनमें कौन कौन से टाइप की इनकम्स आ सकती हैं या आ जाएंगी उसकी एक ब्रीफ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स गिवन है। For example, any income which is derived by a coal mine owner, both in times of or in terms of basically rent as well as royalty. So any income which is derived by a coal mine owner in terms of rent or royalty, which is that is to be included under this head. Then कोई income हुई जो लाइसेंस दिया ब्रिक किल्स को जो ईंटें बनाते हैं, ठीक है। सो उसके लिए अगर ज़मीन यूज़ करने के लिए अपने के लिए या मिट्टी निकालने के लिए, तो वो जो उससे जो इनकम हुई उसको भी इसी हेड में काउंट करेंगे। कोई रेम्यूनरेशन सिंपल कोई रिसीव कर रहा है जस्ट बीइंग अ डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सो वो भी इस हेड के अंदर जाएगी। कोई ऐसी इनकम पर्सन किसी से रिसीव कर रहा है जो कि उसका एम्प्लॉयर नहीं है, सो उस केस में उसको कैजुअल इनकम मान के वो भी इसी हेड में आएगी। देन कोई इंटरेस्ट अमाउंट है जो आपको लोन्स पे मिल रहा है, सिक्योरिटीज़ पे, डिपॉजिट्स पे, करंट अकाउंट पे, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो सारे का सारा इसी हेड में इंक्लूड करेंगे। देन सबलेटिंग ऑफ हाउस, आपने हाउस किराए पे लिया और उसको आगे फिर रेंट पे दे दिया, तो जो सबलेटिंग से इनकम अगर कोई हो रही है तो दैट विल बी अंडर दिस हेड। कोई टिप्स विच आर बीइंग रिसीव्ड बाय वेटर और टैक्सी ड्राइवर और एनी अदर रिलेटेड पर्सन। फैमिली पेंशन एज वी हैव टॉक्ड बाय विच इज़ रिसीव्ड बाय लीगल हेयर्स ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर पेंशनर खुद अपनी पेंशन ले रहा है, वो जिंदा है जिस एम्प्लॉय ने सर्विसेज रेंडर की हैं, तो वो उसकी सैलरी इनकम मानी जाएगी। बट अगर उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को पेंशन मिल रही है, फैमिली पेंशन, तो वो इस हेड के अंदर आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देन अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, B, C and D अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज से कोई इनकम पता चली तो वो सारी की सारी इस हेड में इंक्लूड करेंगे। कोई और पर्सनस की इनकम है जो कि आपकी इनकम में इंक्लूड होनी है, जैसे हमने बात करी फॉर एग्जांपल से इंक्लूडिंग क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सो ऑन। नेशनल सेविंग स्कीम से विड्रॉल अगर कोई अमाउंट निकाला सब्जेक्ट टू लिमिट्स विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 80। देन एग्रीकल्चरल लैंड जो इंडिया से बाहर सिचुएटेड है उसकी जो इनकम होगी वो भी इसमें हेड में काउंट होगी। कोई एजेंसी कमीशन रिसीव किया है LIC के एजेंट ने, UTI ने, अगर वो उसका रेगुलर बिजनेस नहीं है, रेगुलर काम कुछ और है। देन कोई और एन्युटी या पेंशन रिसीव की LIC या अदर इंश्योरेंस से अंडर सेक्शन 80CCC, सो वो सारी आएंगी जनरल इनकम्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दूसरी कैटेगरीज की हमने बात की, दूसरी कैटेगरी हमारे पास है स्पेसिफाइड इनकम्स की। उसको सेक्शन कवर करता है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। इसके अंदर हम ब्रॉडली कौन कौन सी टाइप्स की इनकम हम इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले डिविडेंड इनकम। डिविडेंड बेसिकली फ्रॉम foreign companies, so a dividend income shall be included as a specified income under this head. Then any interest on securities,
देन कोई लॉटरी लग गई आपकी, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, क्रॉसवर्ड पजल न्यूज़पेपर वाली सॉल्व की, कार्ड गेम्स में से कुछ अमाउंट जीता, गैम्बलिंग की, बैटिंग की, उनमें से कोई भी इनकम अगर आपको अराइज हुई तो वो सारी की सारी इस हेड के अंदर स्पेसिफाइड इनकम 56(2) के अंदर इंक्लूड होंगी, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड एज कैजुअल इनकम्स। ठीक है, रूटीन फिक्स्ड इनकम नहीं है, ज़रूरी थोड़ा है लॉटरी एक बार लग गई तो हर बार लग जाएगी, या क्रॉसवर्ड पजल एक बार सॉल्व कर ली तो हर बार ही सॉल्व करके हम जीतेंगे, या बैटिंग की, गैम्बलिंग की तो हर बार ही हमारा गेन ही होगा। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जो गैम्बलिंग और बैटिंग है, अदरवाइज ये चीज़ें हो सकता है किसी और लॉ के अंडर, या अदरवाइज एज गोइंग बाय द एथिकल पर्सपेक्टिव, these things could be banned by the government or the by particular statute or by law। ठीक है, बट जैसे कि हमने शुरुआती सेगमेंट में बात की थी टेंटेड वर्सेस अनटेंटेड इनकम में, तो जो इनकम टैक्स एक्ट है वो उससे डिफरेंशिएट नहीं करता। वो कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, अगर इसको ड्रग्स को बेचना बैन किया गया है, अगर गैम्बलिंग को बैन है, बैटिंग को बैन किया गया कहीं, तो ये हमारा काम नहीं है उसको रोकना। अगर उससे इनकम हो रही है तो आपको वो इनकम हमें शो करनी है। हमारा काम है कि आपकी जितनी असली इनकम है वो सारी की सारी इनकम आप डिस्क्लोज करो। सो इवन इनकम फ्रॉम सच एवेन्यूज लाइक गैम्बलिंग और बैटिंग, इट इज़ टू बी इंक्लूडेड एज अ कैजुअल इनकम। देन कोई अमाउंट रिसीव किया एम्प्लॉय से एज देयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और सुपर एन्युएशन फंड, और जब तक वो अगर तो वो अकाउंट में वो डेजिग्नेटेड पीएफ अकाउंट में जमा करवा दिया तो ठीक है, जब तक नहीं जमा करवाया अगर उस साल तो अपने पास ही रखा तो वो बन जाएगा स्पेसिफाइड इनकम। देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, जैसे हमने बात की, कोई इनकम हुई प्लांट एंड मशीनरी हायरिंग करने से या फर्नीचर हायर पे देने से एंड सो ऑन। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई सम रिसीव किया, उस पर अमाउंट रिसीव किया। कीमैन मतलब जो आपके वाइटल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ ली। देन गिफ्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो भी अगर आपके सिलेबस में होगा तो हम डिस्कस करेंगे इसमें। गिफ्ट्स इज़ वाइटल कंपोनेंट ऑफ इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। जैसे कि हमने बात करी थी, आप रिलेटिव से गिफ्ट ले रहे हो तो एग्जाम्प्ट हैं, नॉन रिलेटिव से ले रहे हो मॉनेटरी गिफ्ट है या नॉन मॉनेटरी गिफ्ट है, क्या किस फॉर्म में है, कितना क्वांटम, कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट है एंड सो ऑन। कोई इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है कंपनसेशन पे किसी फॉर्म में मिल रही है। कोई एडवांस मनी रिसीव की है अंडर नेगोशिएशंस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट, जैसे कि हमने तब बात की थी कैपिटल गेंस में। पहले क्या करते थे उसको अंदर बेसिकली हम क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से निकाल देते थे। तो अगर आपको याद होगा कैपिटल गेंस के कॉन्सेप्ट में ही हमने ये फॉरफिचर ऑफ एडवांस मनी किया था, फॉरफिट ऑफ एडवांस मनी। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको ऐसे बयाना अमाउंट मिल जाए, एडवांस मनी मिल जाए, तो उसको वहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं करनी। 2013-14 के बाद 14-15 असेसमेंट ईयर से शुरू हो चुका है ये प्रोविजन। अब वो अमाउंट को आप इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज शो करोगे। सो दीज ऑल क्वालिफाइड टू बी अ काइंड ऑफ अ स्पेसिफाइड इनकम। देन अगर हम गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट में हम बेसिकली बात कर सकते हैं, मॉनेटरी गिफ्ट भी हो सकता है, प्रॉपर्टी या गिफ्ट भी हो सकता है। गिफ्ट की दो तरीके की फॉर्म हो सकती है, ठीक है, बेसिकली हम ले रहे हैं। इट कुड बी अ गिफ्ट ऑफ मनी, इट कुड बी अ गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल, जिसको हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी गिफ्ट की कैटेगरी में भी हम उसको कंसिडर करते हैं बेसिकली। सो इन दोनों कैटेगरीज में ही हमारे पास जो है वो गिफ्ट आ सकते हैं, और उनकी वेरियस प्रोविजंस क्या है, टैक्सेबिलिटी, वो इस स्लाइड में मेंशन्ड है। अगर तो हम मॉनेटरी गिफ्ट की बात करें तो एनी सम ऑफ मनी विच इज़ एक्सीडिंग ₹50,000 इन टोटल इन एनी रेलिवेंट ईयर, अगर बिना कंसिडरेशन, बिना किसी क्विड प्रो क्यो के किसी ऐसे पर्सन से लिया जाए, तो उस केस में 50,000 से ज़्यादा अगर है तो वो सारे का सारा अमाउंट आपका इनकम माना जाएगा, वो आपकी टैक्सेबल इनकम कंसीडर होगी। ठीक है, अब जब हम गिफ्ट ऑफ मनी की बात करते हैं तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉट ओनली सिंपली कैश बट ऑल्सो चेक को भी कैश की फॉर्म में ही मॉनेटरी गिफ्ट ही मानेंगे। अगर ड्राफ्ट ले लिया तो उसको भी कैश गिफ्ट ही मानेंगे। अगर फिक्स डिपॉजिट एफडी ले ली, एनएससीज ले लिए, तो उसको भी मॉनेटरी गिफ्ट में ही इंक्लूड किया जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ हार्ड कैश को ही मॉनेटरी गिफ्ट हम मान रहे हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि वो जो अमाउंट ऑफ मनी आपने लिया है वो बिना किसी कंसिडरेशन के हो, बिना किसी क्विड प्रो के हो, के उसके अगेंस्ट कुछ ना किया गया हो, कुछ कंसिडरेशन ना पे की गई हो, या कोई काउंटर काम ना किया गया हो।
और जो एग्रीगेट अमाउंट है ऑल सच मॉनेटरी गिफ्ट दैट शैल बी कंसिडर्ड। ऐसे नहीं कर सकते हम कि 50,000 की सीलिंग है तो चलो जी 5,000 करके 12 लोगों से ले लिए 60,000 हो गया। नो, ऑल सच एग्रीगेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ मॉनेटरी गिफ्ट दैट यू मे हैव रिसीव्ड फ्रॉम एन नंबर ऑफ पर्सन्स ड्यूरिंग द ईयर दैट शैल बी कंसिडर्ड, एंड इफ द एग्रीगेट क्रॉसेस दिस थ्रेशोल्ड ऑफ 50,000 एंटायर अमाउंट दैट शैल बी कंसिडर्ड एज योर टैक्सेबल इनकम। और वो जो मॉनेटरी गिफ्ट है वो किसी ऐसे पर्सन से लिया, इट कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, इट कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम एन नंबर ऑफ पर्सन्स। और रिलेटिव्स के केस में बेसिकली वो जो गिफ्ट हैं वो एग्जम्प्ट हैं, जैसे कि हम बात करेंगे उनके केसेस में ये जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 जिसके अंदर हमने ये गिफ्ट की बात करी वो लागू नहीं होता, उसका अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। देन अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बेसिकली बात करें जिसको कि गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, तो उसके केस में अगर तो विदाउट कंसीडरेशन हमने कोई चीज़ ली, ठीक है, सो अगर हम उस केस में रेलिवेंट हमारे पास क्या चीज़ आएगी, हम देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो अगर उस प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है जो किसी पर्सन से ली है विदाउट कंसीडरेशन हमने, ठीक है, अगर वो 50,000 से ज़्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस प्रॉपर्टी की, सो उसके केस में जो सारी की सारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस प्रॉपर्टी की है वो सारी की सारी आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। ठीक है, आई रिपीट हेयर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज योर टैक्सेबल इनकम इफ any such property is being received without consideration from any person और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज़्यादा हो। ठीक है, अब ये तो केस आ गया कि विदाउट कंसिडरेशन, कुछ ही नहीं अगेंस्ट में हमने कुछ उसको पे नहीं किया और मुफ्त में प्रॉपर्टी ले ली। देयर मे बी अ केस व्हेन वी पे सम नोशनल अमाउंट टू दैट पर्सन बट दैट अमाउंट इज नॉट एन एडिक्वेट और एक्चुअल ऑप्टिमम कंसिडरेशन फॉर द सेम। मतलब उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है से 10 लाख और हम सिर्फ 1 लाख रुपए देकर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन देके वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। सो उस केस में जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है बेसिकली वो अट्रैक्ट होगा। So, if any property, if it is a gift of immovable property which is received for inadequate consideration, ठीक है, सो उस केस में ये सेकंड प्रोविज़न जो है वो लागू होगी। उसके केस में क्या होगा, अगर हमने जो कंसिडरेशन दिया वो कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से और बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹50,000, मतलब जो गैप है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का और जो अमाउंट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे की गई है वो अगर 50,000 से ज़्यादा है, तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की दैट शैल बी, जो डिफरेंस आएगा इसका एक्चुअल कंसिडरेशन जो उसने पे की और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसका जो फ़र्क है वो सारे का सारा आपकी इनकम में कंसिडर किया जाएगा। सो इन दिस केस द टैक्सेबल इनकम विल बी नॉट द कंसिडरेशन दैट यू हैव पेड एंड नीदर द ओवरऑल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि कुछ अमाउंट तो आप पे कर ही रहे हो। सो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख है और आपने पे किया 1 लाख, सो टैक्सेबल इनकम क्या होगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख माइनस एक्चुअल कंसिडरेशन बीइंग पेड 1 लाख, सो 9 लाख विल बी इंक्लूडेड एज योर टैक्सेबल इनकम। सो उस केस में जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का जो ये डिफरेंस है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो उसको हम कंसीडर करेंगे। तीसरा हमारे पास गिफ्ट आ जाता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ना हो। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका मतलब है बेसिकली इट कैटर्स टू द सिनेरियोज वेयर इन गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज बीइंग मेड। So where any property other than immovable property is received without consideration और अगर उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा है, तो जो जितनी भी अगर अलग अलग गिफ्ट लिए हैं या सो ऑन, सो 50,000 से ज़्यादा अगर फेयर मार्केट वैल्यू हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, चाहे सिंगल आइटम लिए चाहे ज़्यादा आइटम्स लिए, ठीक है, टुगेदर ऑल टुगेदर एग्रीगेट, सो वो जो सारी की सारी फेयर मार्केट वैल्यू है उस आइटम की वो आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी अगर वो आपने मुफ्त में लिया है विदाउट एनी कंसिडरेशन बीइंग पेड। सेकेंड पार्ट इसमें भी वही आ जाएगा, सेकेंड पार्ट इसके अंदर भी वही आ जाएगा कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की कंसिडरेशन तो पे की, अमाउंट तो कुछ पे किया वो प्रॉपर्टी या मूवेबल एसेट लेने के लिए, बट वो इनएडिक्वेट अमाउंट था, बहुत नोशनल अमाउंट था। सो उस केस में हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंस आएगा एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी और जो एक्चुअल अमाउंट पे किया उसका डिफरेंस, जैसे कि हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में बात करी। सो उस केस में वो पार्ट बन जाएगा टैक्सेबल
इनकम। जब हम फेयर मार्केट वैल्यू की बात करते हैं उसके केस में बेसिकली हम कौन सा मेथड प्रिज्यूम करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए रेलिवेंट होता है, और उसमें हम इमूवेबल प्रॉपर्टी जब हम बोलेंगे कि अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में हम इसको मूवेबल प्रॉपर्टी बेसिकली बोल रहे हैं, तो उसमें बट हमने कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने मूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करना। वो कौन कौन सी हैं? वो है मोटर कार, फर्नीचर, हाउस होल्ड के इक्विपमेंट्स और कपड़े। इनको हमने इस कैटेगरी में कंसीडर नहीं करना जो हम बोल रहे हैं एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो मोटर कार हो गई आपकी, कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गया, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, उनको इस सेगमेंट में कंसीडर नहीं करना। अच्छा, अब कंसीडर करना क्या है इसमें? अगर जब हम बात करें प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इंक्लूड्स शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, एनी आर्ट ऑफ वर्क, बुलियन, रॉ गोल्ड, जो होता है सोना या सिल्वर, एंड ऑल दोज थिंग्स दैट शैल बी ट्रीटेड एज आइटम्स अंडर दिस हेड। सो सी पार्ट में ये सारी चीज़ें आएंगी, और मोटर कार, फर्नीचर, हाउस होल्ड इक्विपमेंट और कपड़े नहीं कंसिडर किए जाएंगे। Then this is a brief snapshot of what we have discussed in the previous scenario slide as well. So monetary gift है, nature of gift है, 50,000 से ज़्यादा है। So चाहे सिंगल ले रहे हो चाहे मल्टीपल बैचेस में स्लॉट्स में ले रहे हो, अगर चार्ज होगी सारे के सारा अमाउंट टैक्सेबल माना जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी मुफ्त में ले रहे हो विदाउट कंसीडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, सिंगल आइटम रिसिप्ट है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर होगी, सारी की सारी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे हो लेस कंसिडरेशन में, तो उस केस में क्या था? उस केस में हमने किया डिफरेंस, स्टैम्प ड्यूटी माइनस जो अमाउंट पे कर दिया वो अमाउंट कंसिडर होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें विदाउट कंसिडरेशन, अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, सो एग्रीगेट जो है वो सारे की सारी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी सैलरी में सैलरी नहीं इनकम में ऐड हो जाएगी। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी ही अगेन लेस कंसिडरेशन से ले रहे हो, 50,000 की लिमिट है, लिमिट सेम रहेगी सब केसेस में, सो सारी की सारी अमाउंट लेस कंसिडरेशन दैट शैल बी पार्ट ऑफ योर इनकम। अब अगर हम गिफ्ट्स की बात करें, गिफ्ट में हमने बात कर लिया कि गिफ्ट ऑफ मनी फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन, ठीक है, और गिफ्ट ऑफ दैट गिफ्ट कुड बी ऑफ मनी गिफ्ट, दैट कुड बी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर गिफ्ट लेना अलाउड है, जहां पर गिफ्ट अगर आपको मिल रहे हैं उनको इनकम नहीं माना जाएगा। वो कौन कौन से केसेस हैं? अगर वो गिफ्ट आप अपनी किसी रिलेटिव से ले रहे हो, अगर वो गिफ्ट आप अपनी शादी के टाइम पे ले रहे हो, अगर वो आपको अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस मिल रही है चीज़, या इन कंटेम्पलेशन इन एंटिसिपेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर, वो उस टाइम पे वो चीज़ आपको मिल रही है, तो उन केसेस में वो जो आपको चीज़ मिलेगी उसको इनकम नहीं माना जाएगा, गिफ्ट कंसिडर किया जाएगा और उसको इनकम टैक्स चार्जेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने सबसे पहली जो सेगमेंट में बात करी रिलेटिव से गिफ्ट लेना। अब रिलेटिव कौन क्वालिफाई करेगा? रिलेटिव के लिए ये सारी टर्म्स जो हैं, ये सारे रिलेशंस जो हम बात कर रहे हैं, योर स्पाउस, योर ब्रदर, योर सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर ऑफ योर स्पाउस, एंड ब्रदर और सिस्टर ऑफ योर पेरेंट्स, देन एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब उसका बेटा या उसके पिताजी, उसके पेरेंट्स, उनको भी गिफ्ट दिया जा सकता है, किसी से भी हो सकता है, मिल सकता है, या लिया जाए या दिया जाए। देन स्पाउस के लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट, आपके पार्टनर के पेरेंट्स या उनके डिसेंडेंट्स, स्पाउस, ब्रदर की स्पाउस, सिस्टर की स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर जो है स्पाउस, उनके रिलेशंस में उनके पेरेंट्स। सो इन सारी कैटेगरीज को रिलेटिव की टर्म के अंदर कंसीडर किया जाता है। सो जो रिलेटिव का दायरा है वो बहुत एक ब्रॉडर दायरा कंसीडर किया जाता है। सो ऑल दीज केसेस बेसिकली अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो इनके अलावा भी हमारे पास केसेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोकल अथॉरिटी से कुछ मिला है, कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड था सेक्शन 12A के अंदर, कोई HUF ने अपने मेंबर से लिया है तो उसको भी रिलेटिव, ये वो सारी कैटेगरीज जो है इसके अंदर आ जाती हैं। हमने ब्रॉडली कैटेगरीज टच की, रिलेटिव्स, मैरिज के ओकेशन पे, विल, इनहेरिटेंस और कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ एंड सो ऑन।
सो इन सारे केसेस में अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो कोई लिमिट नहीं है कि वो 50,000 से ज़्यादा शादी पे ले रहे हो, चाहे जितना मर्जी ले लो। सो उस केस में वो सारे का सारा आपकी इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो इफ़ अमाउंट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन 50,000 से ज़्यादा, तो उस केस में जो है वो टैक्सेबल अदरवाइज हो जाएगा।